हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल आप सभी के डियर स्टूडेंट्स। नवदीप सर की फिजिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। तो देखिए प्यारे बच्चों, अपने कर रहे थे क्लासिकल मैकेनिक्स और इसके अपने यूनिट फर्स्ट कर रहे थे। तो उसमें जो अपना टॉपिक है बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा था। पिछली वीडियो में अपने ये वाला टॉपिक स्टार्ट किया था, तो इस वीडियो में अपने इसको आगे बढ़ाएंगे। 2 टॉपिक इसके सब टॉपिक कर लिए थे, टोटल 7-8 टॉपिक है इसके सब टॉपिक, यानी एक ही टॉपिक के आगे पार्ट बनाए हुए हैं। तो 3 पार्ट अपने आज करेंगे इसमें। देखो, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन अपने कर रहे थे, ठीक है। तो इसमें क्या है कि अपने प्रीवियस जो वीडियो थी उसमें अपने क्या किया था, पोजीशन का क्या किया था, ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया था कि अगर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में पोजीशन का अपने को करना हो तो पोजीशन में भी एक में फ्रेम अपना रुका हुआ था और एक में वी वेलोसिटी से मूव कर रहा था। सॉरी, एक में दोनों में वी वेलोसिटी से मूव कर रहा था, एक में कोइंसिडेंट था, दूसरे में कोइंसिडेंट नहीं था, ठीक है। और अब इसमें जो आज अपने करने जा रहे हैं वो सबसे पहला टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। उसमें पोजीशन था, इसमें डिस्प्लेसमेंट का है, और फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी, फिर एक्सेलरेशन और फोर्स। 4 टॉपिक है अपने, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझना है, करना है इसको। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एक नई एनर्जी के साथ। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले अपने पास है 2 बिंदुओं के मध्य विस्थापन का रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है। तो अब इसमें देखो आप कि अपने को क्या करना है इसमें। अगर कोई बच्चा पहली बार वीडियो देख रहा है, जो लगातार वीडियो देख रहे हैं उनको तो पता ही होगा भी अपने क्या कर रहे हैं, फिर भी आपको एक बार दोबारा रिपीट करा दूं कि अपने 2 फ्रेम लेते हैं। इस पे 2 फ्रेम कौन कौन से लेते हैं कि जैसे ये वाला फ्रेम है, यहाँ पर एस फ्रेम है और ये वाला एस डैश फ्रेम है। फ्रेम यहाँ पर क्या है, ज़्यादातर बच्चों को यही दिक्कत होती है, फ्रेम क्या होता है। तो फ्रेम मतलब आप दो बंदे खड़े किसी चीज़ को या किसी घटना को देख रहे हो, इंसिडेंट को। मान लो एक आप खड़े हो, एक आपका फ्रेंड खड़ा है, आपके सामने से कार जा रही है, उस कार को आप देख रहे हो। आप यहाँ पर खड़े हो ओ पॉइंट पर, आपका फ्रेंड ओ डैश पॉइंट पर खड़ा है, और यहाँ पर पी से लेके क्यू तक एक कार जा रही है, उसको देख रहे हैं, ठीक है। तो ये अपने डेली लाइफ से जोड़कर आप इसको यानी समझ सकते हो। तो अब देखो इस वाले को, यानी जो यहाँ पर ओ पर खड़ा है, उसको इसके पोजीशन वेक्टर हैं वो R1 वेक्टर और R2 वेक्टर दिख रहे हैं, पी और क्यू के, ठीक है। और जो यहाँ पर आपका ओ पर है, ओ वाले को क्या दिख रहे हैं, इसके R1 डैश वेक्टर और R2 डैश वेक्टर, इसके पोजीशन वेक्टर इसको दिख रहे हैं, ठीक है। तो अपने मान लेते हैं यहाँ पर एक चीज ये एज्यूम की हुई है, मानी हुई चीज है कि जो आपका ये O वाला है, इस O वाले को, ये वाला जो P और Q के बिटवीन डिस्टेंस है, ये D दिख रही है। यहाँ पर कितनी दिख रही है, D दिख रही है इसको। और जो आपका O डैश पर है, ठीक है, O डैश पर बंदा खड़ा, उसको इन P और Q के बीच में डिस्टेंस है वो D डैश दिख रही है। आप कहोगे कि सर है तो एक ही, अरे दिख तो एक रही है लेकिन प्रूव तो करना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो ये जो अपने पढ़ रहे हैं अब वाला गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, ये ट्रांसफॉर्मेशन तो यही कहेगा कि ये जो डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है 2 पॉइंट के बिटवीन, ये अपने को एक जैसा दिखेगा, चाहे ओ पर हो चाहे ओ डैश पर कोई बंदा खड़ा हुआ हो, ठीक है। लेकिन जो दूसरा है ट्रांसफॉर्मेशन आगे आएगा लॉरेंज, उसमें आइंस्टीन वाला जो थ्योरी है वो लगती है, उसमें एक जैसा नहीं दिखता है, ठीक है। तो वो भी आगे पढ़ेंगे। तो देखो सबसे पहले डायग्राम में जो अभी चीज मैंने बताई आपको, वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर देखो कि चित्रानुसार माना 2 बिंदुओं P और Q के स्थिति सदिश S निर्देश तंत्र के सापेक्ष R1 वेक्टर और R2 वेक्टर हैं, तथा S डैश के सापेक्ष R1 डैश वेक्टर और R2 डैश वेक्टर हैं। S व S डैश के सापेक्ष विस्थापन D वेक्टर व D डैश वेक्टर है, वह S डैश S के सापेक्ष V वेग से गति कर रहा है। मतलब ये वाला जो फ्रेम है S डैश है, ये क्या कर रहा है, S के सापेक्ष, S के रिस्पेक्ट V वेलोसिटी से मूव कर रहा है, V वेग से गति कर रहा है। Let we have 2 points P and Q whose position vectors are R1 and R2 vector and with respect to frame S, and R1 dash and R2 dash with respect to frame S dash, ठीक है, लिख दिया। The displacement vector D vector and D dash vector with respect to S1 and S dash respectively, यानी S और S dash के रिस्पेक्ट क्या है, जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है D और D dash है। तो फ्रेम S dash is moving with constant velocity V with respect to S, यानी S dash जो फ्रेम है वो अपना S के रिस्पेक्ट क्या है, V वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ये जो चीजें आपको गिवन है वो सारी लिख दी मैंने यहाँ पर। तो अब अपने को निकालना क्या है यहाँ पर,
ऊपर टॉपिक है दो बिंदुओं के मध्य विस्थापन का रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू पॉइंट्स। तो अपने को डी और डी डैश है ना, इसके बिटवीन रिलेशन निकालना है, ठीक है, रिलेशन निकालना है। तो अब देखो कि जो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि देन इन ट्राइंगल ओ पी क्यू, ओ पी क्यू जो आपका ट्राइंगल है इसमें आपको देखने को कह रहा है। तो ओ पी क्यू ट्राइंगल है, इसमें अगर मैं आपको बात करता हूं तो देखो ये वाला एक वेक्टर है। OPQ ट्राइंगल कौन सा है, जो ये आपको पर्पल कलर में दिख रहा है, O P और Q, ठीक है। तो इसमें R1 वेक्टर है, R2 वेक्टर है इसमें एक, और एक वेक्टर आपका D वेक्टर लेना। आप कहोगे कि सर D डैश S डैश फ्रेम के लिए है, अपने अभी S की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन ऐसे है, इसकी डायरेक्शन ऐसे है, और इसकी डायरेक्शन ऐसे है, इसके अपोजिट है। तो अपने यहाँ पर लिखेंगे कि इन ट्राइंगल OPQ जो R1 वेक्टर और D वेक्टर का सम है वो R2 वेक्टर के इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूं बाय ट्राइंगल लॉ, बाय ट्राइंगल लॉ, ठीक है। हिंदी में लिखना चाहूँ तो त्रिभुज नियम से, त्रिभुज नियम से। वैसे आप ये ट्राइंगल लॉ अब तक तो सीख ही गए होंगे, बहुत सारे डेरिवेशन में अपने इसको लगा लिया है। तो अगर मैं ऊपर डायग्राम से लिखूं तो जो आपका R1 वेक्टर है और प्लस में क्या है आपके पास D वेक्टर है, ये किसके इक्वल आ रहा है, R2 वेक्टर के इक्वल आ रहा है ना ऊपर। तो अगर मैं यहाँ से D वेक्टर की वैल्यू निकालूं, यानी D वेक्टर, और इसका वैसे नाम क्या है, PQ वेक्टर है, क्या है, PQ वेक्टर है। तो ये आपका क्या आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा, देखो ये वाला R1 है, इसको इधर ले जाओ तो R2 वेक्टर माइनस में R1 वेक्टर इसके इक्वल आ जाएगा ना। इसको दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट इक्वेशन ये आ गई है। अब बात आती है सेकंड की। तो अब देखो नाउ इन ट्राइंगल, सॉरी ट्राइंगल नहीं, ट्राइंगल की जरूरत ही नहीं है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पोजीशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पोजीशन। अब ये क्या चीज है आप कहोगे, पोजीशन, ये पोजीशन मेरी फोटो के पीछे आ गया होगा तो देख लेना आप। तो यहां पर लिखते हैं अपने स्थिति के रूपांतरण समीकरण से, स्थिति के रूपांतरण समीकरण से, समीकरण से देखो आपने एक जो प्रीवियस टॉपिक था उसमें एक पोजीशन का, आपने पोजीशन का क्या निकाला था, इक्वेशन निकाला था, और वो इक्वेशन इस तरीके से था R डैश वेक्टर इज इक्वल टू R वेक्टर माइनस V और V वेक्टर इनटू में T, इस तरीके से। ये R डैश वेक्टर पोजीशन थी S डैश फ्रेम में, ये R वेक्टर पोजीशन थी S फ्रेम में, V थी जो S डैश की वेलोसिटी एस के रिस्पेक्ट, एस डैश की वेलोसिटी एस के रिस्पेक्ट, ठीक है। तो ये आपने पोजीशन का इक्वेशन ये वाला निकाला हुआ है, प्रीवियस जो आपने पिछला जो वीडियो थी उसमें अपने पोजीशन के लिए ये वाली इक्वेशन निकाली थी। इसको उसमें भी लिखा था एक्स वाई और जेड की फॉर्म में लिखा था ना, तो याद होगा, अगर नहीं याद तो देख लेना। तो अब अगर मैं यहाँ पर पोजीशन देखो, आप देखो कि R1 जो इस P पॉइंट की पोजीशन S डैश के रिस्पेक्ट है वो है R1 डैश वेक्टर, और S के रिस्पेक्ट है R1 वेक्टर। और आपको पता भी है कि जो ये S डैश फ्रेम है ये वाला, ये V वेलोसिटी से जा रहा है ना, V वेलोसिटी से। तो अपने यहाँ पर लिखते हैं, मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ यहाँ पर कि ऊपर वाली ये वाली इक्वेशन से, ठीक है, क्या लिखता हूं, R1 डैश वेक्टर इज इक्वल टू R1 वेक्टर और माइनस में V वेक्टर इंटू T, क्योंकि सेम पोजीशन ही यहां पर है, जैसे अपने पिछला टॉपिक किया था वैसी चीज यहां पर है। और R2 वेक्टर अगर मैं लिखूं यहां पर तो ये आ जाएगा R2 वेक्टर, R2 डैश वेक्टर, सॉरी डैश लगा दो, R वेक्टर माइनस में वही V वेक्टर इंटू T। तो इक्वेशन 2 आ गई और 3 आ गई, ठीक है। अब दोबारा देखो चलो, नाउ इन ट्राइंगल त्रिभुज O डैश पी क्यू, जो आपका ट्राइंगल है O डैश पी क्यू, इसमें चलो आप सबसे पहले मैं ना जो ये मैंने लिख रखा है ना, जो गोले गाले से बना रखे हैं इनको मैं रफ कर देता हूं।
तो आप यहाँ पर ट्राइंगल देखो बच्चों, जो ट्राइंगल आपके पास है, जो मैंने अभी कहा है आपको कि जो आपका है ओ डैश पी क्यू, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल देखो। तो इस ट्राइंगल में अगर मैं बात करता हूं, ये वाला वेक्टर डी डैश वेक्टर था। देखो इस ट्राइंगल में अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो देखो ये एक वेक्टर आपके पास ये वाला है, एक ये वाला वेक्टर है और एक ये वाला वेक्टर इधर, तो लगातार वेक्टर ये वाले हैं और इसके अपोजिट डायरेक्शन वाला ये वाला है। तो अपने यहाँ पर भी लिखेंगे बाय ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर बाय ट्राइंगल लॉ, बाय ट्राइंगल लॉ। तो ट्राइंगल लॉ अगर अपने देखो यहाँ पर लगाएंगे, तो ट्राइंगल लॉ लगाने पर वही चीज ऊपर वाली, जैसे ऊपर लिखी थी अपनी इक्वेशन, r1 डैश वेक्टर प्लस में d डैश वेक्टर इज इक्वल टू r2 डैश वेक्टर, ठीक है। और अगर मैं यहाँ से वैल्यू निकालूं तो d डैश, सॉरी, जो यहाँ पर हाँ d डैश वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी, वो आपके पास आ जाएगी r2 डैश वेक्टर और माइनस में r1 डैश वेक्टर, ये आ जाएगी, ठीक है। अब इक्वेशन 2 और 3 से वैल्यू आप क्या करो, इसमें रख दो। इक्वेशन 2 और 3 से वैल्यू किस में रखनी है आपको, 4 में। तो इक्वेशन 2 और 3 से वैल्यू कहाँ पर रखोगे आप, 4 में क्या करोगे, पुट कर दोगे वैल्यूज, पुटिंग द वैल्यूज। तो r2 डैश वेक्टर और r1 डैश वेक्टर की वैल्यू आप पुट करो यहाँ पर, तो जो d डैश वेक्टर आपके पास बनेगा, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ d डैश वेक्टर इज इक्वल टू, ये बन जाएगा r2 वेक्टर माइनस में v वेक्टर इंटू टी और माइनस में r1 वेक्टर और माइनस v वेक्टर इंटू में t। अब ब्रैकेट को ओपन कर दो, तो d डैश इज इक्वल टू आपके पास क्या बन गया, r2 वेक्टर, ब्रैकेट खोल रहा हूं मैं, और माइनस में v इंटू टी और माइनस में r1 वेक्टर और प्लस में v वेक्टर इंटू टी, क्योंकि ये माइनस है और बाहर भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर कैंसिल आउट हो रहा है, कौन कौन, एक v और ये प्लस का, ये माइनस का, ठीक है, क्योंकि ये वाला भी माइनस था यहाँ पर और ये वाला भी माइनस अंदर, तो माइनस माइनस ये दोनों प्लस हो जाएंगे। तो जो डी डैश वेक्टर बचेगा यहाँ पर, डी डैश वेक्टर, वो यहाँ पर r2 वेक्टर और माइनस में r1 वेक्टर, और यह r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर डी वेक्टर के इक्वल है, और कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। देखो ऊपर इक्वेशन फर्स्ट देखो आप, तो इक्वेशन फर्स्ट में आपके पास ये देखो कि जो आपका डी वेक्टर है वो r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर के इक्वल है ना, इक्वल आ रहा है ना ये वाला। तो यहां से आपने क्या किया, नीचे वाली वैल्यू पुट कर दी, तो यहां से अपने को एक चीज पता लग गई कि जो डी डैश वेक्टर है वो आपका डी वेक्टर के इक्वल ही आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि जो यानी कि डिस्प्लेसमेंट फर्स्ट फ्रेम वाले को दिख रहा है, वही डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर सेकंड फ्रेम वाले जो ऑब्जर्वर है उसको दिखेगा। एक जैसा डिस्प्लेसमेंट एक फ्रेम में दिख रहा है, उतना ही डिस्प्लेसमेंट दूसरे फ्रेम में दिखेगा। तो मतलब डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर क्या रहेगा, सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा डिस्प्लेसमेंट में, ठीक है। अब इसको एक नाम दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट जो है सेम रहता है, इसको एक नाम से लिखते हैं अपने, मैं नाम यहाँ पर लिख देता हूँ साइड में, कि जो ये डिस्प्लेसमेंट सेम रहने वाली इंसिडेंट है, ये वाली घटना है, इसको कह देते हैं विस्थापन की गैलीलियन निश्चरता। इसको क्या कहते हैं, विस्थापन की। आप टेंशन मत लेना, जो मैं ये करवा रहा हूँ इसके बहुत ही यानी अच्छे तरीके से बनाए हुए नोट्स आपको मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। ये ओनली क्लास के लिए मैं यहाँ पर ऐसे लिख देता हूँ इधर उधर, बाकी आपको व्यवस्थित रूप से लिखे हुए नोट्स मिलेंगे। और इंग्लिश में इसको बोलेंगे इनवेरियंस, गैलीलियन इनवेरियंस, गैलीलियन इनवेरियंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इनवेरियंस का मतलब कोई चेंज नहीं आ रहा, जो हिंदी में निश्चरता लिखा हुआ है ना, निश्चरता या इनवेरियंस, मतलब कि विस्थापन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, इसे विस्थापन का गैलीलियन रूपांतरण बोलते हैं। यानी ये वाली जो इक्वेशन है इसको, ठीक है ना, इसको विस्थापन का गैलीलियन रूपांतरण मतलब विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट है, वो क्या रहता है, सेम रहता है दोनों फ्रेम में। और जो क्लासिकल मैकेनिक्स है वो यही मानती है, ठीक है। जो आगे आइंस्टीन वाली आएगी उसमें तो वैल्यू चेंज हो जाएगी, लेकिन इसमें क्या कहते हैं कि अगर मान लो एक फ्रेम मूव भी कर रहा है v वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो एक में जितना डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है 2 पॉइंट के बिटवीन, उतना ही डिस्प्लेसमेंट दूसरे फ्रेम में अपने को दिखेगा।
ठीक है, इतनी बात मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, और नेक्स्ट टॉपिक क्या है यहाँ पर, वेग का रूपांतरण। क्या आ रहा है, वेग का रूपांतरण, यानी वेलोसिटी का ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी किससे आएगी, पोजीशन से आएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर पोजीशन की इक्वेशन लिखता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन ऑफ पोजीशन, इक्वेशन ऑफ पोजीशन, स्थिति की समीकरण से, जो गैलीलियन इक्वेशन थी ना पोजीशन वाली, उससे लिखता हूं। तो देखो यहाँ पर जो वो इक्वेशन थी, आर डैश वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर और माइनस में वी वेक्टर और इनटू में टी, यही थी इक्वेशन। अब अपने को वेलोसिटी निकालनी है, वेग निकालना है, तो वेग के लिए अपने क्या करेंगे, जो ये पोजीशन वाली इक्वेशन थी इसका क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट करेंगे, टी के। वेग निकालना हो, वेलोसिटी निकालनी हो, तो पोजीशन का अपने टी के रिस्पेक्ट क्या कर देते हैं, अबव इक्वेशन कर देते हैं, डिफरेंशिएशन कर देते हैं अबव इक्वेशन का, बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों साइड अपने क्या कर देते हैं, इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो देखो इधर बनेगा डी आर डैश वेक्टर और अपॉन में डी टी वेक्टर, डी टी, और इज इक्वल टू ये बन जाएगा डी आर वेक्टर और अपॉन में क्या आ जाएगा, डी टी, और माइनस में डी अपॉन डी टी आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा वी वेक्टर और इनटू में टी, ये आ जाएगा। तो अब डी आर डैश अपॉन डी टी, इसका क्या करेंगे, इसको अपने नाम दे देता हूं मैं, वेलोसिटी यू वेक्टर, यू डैश वेक्टर, इसको दे देता हूं यू वेक्टर, और माइनस में ये देखो ए इंटू बी वाला रूल लगाएंगे यहाँ पर। तो अगर ए इंटू बी वाला रूल लगाएंगे तो देखो पहले डी वी अपॉन डी टी आएगा, dv अपॉन डी टी आएगा, और फिर माइनस में यहाँ पर आ जाएगा आपका v वेक्टर और dt अपॉन डी टी, dt अपॉन डी टी, यहाँ पर t आ जाएगा बाहर, यानी a को a मान लो, a को b मान लो, पहले a को छोड़ेंगे b का डिफरेंशिएशन, फिर b को छोड़ेंगे a का, तो इस प्रकार से अपने करेंगे। तो अब देखो dv अपॉन डी टी है जो यहाँ पर, मैं यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देता हूँ साइड में, कि जो dv अपॉन डी टी है वो यहाँ पर क्या है आपके पास, 0 आ जाएगा। अब आप कहोगे कि सर क्यों, क्योंकि ये एस डैश फ्रेम की वेलोसिटी है जो v है, ठीक है ना, और ये एस के रिस्पेक्ट क्या है, एस के रिस्पेक्ट एस डैश की वेलोसिटी है, और ये कांस्टेंट है, यहाँ पर मैंने आपको लिखवाया भी है पीछे थ्योरी में, आप देखना वहां पर कांस्टेंट है, तो ये वाली वैल्यू यहाँ पर 0 हो जाएगी। तो जो इक्वेशन बनेगी अपने पास, u डैश वेक्टर इज इक्वल टू u वेक्टर, और माइनस में आपके पास देखो dt अपॉन dt का तो 1 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर बचेगा आपके पास, सॉरी यहाँ पर प्लस आएगा, मैंने एक चीज गलत लिख दी, प्लस आएगा यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर माइनस में बचेगा आपके पास v वेक्टर, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ गई, इक्वेशन आ गई वेलोसिटी की। मतलब कि देखो जो आपकी बुक है ना, CBH वाली बुक, उसमें थोड़ा सा चेंज क्या दिया हुआ है, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज ये दिया है कि जो ये वाली वैल्यूज है, ये वाली वैल्यू है, इसको उन्होंने v डैश वेक्टर लिखा हुआ है, इसको v वेक्टर लिखा हुआ है, और ये वाला जो है इसको उन्होंने कैपिटल V वेक्टर लिखा हुआ है, सिंबल चेंज किए हुए हैं। तो अगर वो सिंबल रखना चाहो तो आप वो रख लो, अगर ये वाले सिंबल रखना चाहो तो ये रख लो, सिंबल से कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे नहीं भी सिंगल से कोई फार्मूला गलत, सिंबल से कोई फार्मूला गलत हो जाता है, सिंबल चाहे आप कोई भी रख लो, बस उससे मिलता जुलता होना चाहिए। वेलोसिटी का अपने u भी यूज करते हैं सिंबल, तो अपने u भी यहाँ पर लिख सकते हैं, अगर आप वो वाला सिंबल लिखना चाहो तो वो वाला लिख दो। तो यहाँ पर क्या चीज आ रही है कि जो अपने पास वेलोसिटी आ रही है वो चेंज हो रही है यहाँ पर, कि अगर मान लो एक फ्रेम में वेलोसिटी आपके पास 50 है, दूसरे में 30 भी हो सकती है, तो वो मैंने आपको बताया भी था कि दूसरा, जैसे दो गाड़ियां हैं, गाड़ियों वाला एग्जांपल लेके बताया था ना भी, जैसे यहाँ पर एक बंदा रुका हुआ है और एक बंदा गाड़ी में जा रहा है, ये गाड़ी में जा रहा है और ये यहाँ पर रुका हुआ है, और एक तीसरी गाड़ी यहाँ पर जा रही है, ठीक है, और ये वाली गाड़ी की स्पीड है ये 100 की स्पीड से जा रही है, और ये बंदा जो रुका हुआ है इसको ये वाली गाड़ी 100 की स्पीड से ही दिखेगी जाती हुई। लेकिन अगर मान लो ये वाला बंदा यहाँ पर सेकंड पर्सन है जो
ये फर्स्ट है, ये रुका हुआ है, सेकंड है। ये मान लो गाड़ी की डायरेक्शन में 30 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है, तो अब इसका 100 में से 30 तो ये कवर कर ही रहा है, तो इसको ये वाली गाड़ी कितनी दिखेगी, 70 की स्पीड पर जाती हुई दिखेगी। तो इस कारण कि अपने को इस प्रकार से दिखता है वेलोसिटी, इस प्रकार से रिलेटिव वेलोसिटी अपने निकालते हैं। और ये वाली इक्वेशन है, इसको आप वो क्या करो, मोस्ट इंपोर्टेंट इक्वेशन लगा लो, क्योंकि न्यूमेरिकल में बच्चों ये इक्वेशन बहुत यूज आती है, मोस्ट इंपोर्टेंट इक्वेशन है ये वाली, समझ आई। अब उसके बाद आता है त्वरण का रूपांतरण, वेलोसिटी के बाद एक्सेलरेशन का अपने पास आ जाता है ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखो एक्सेलरेशन ट्रांसफॉर्मेशन, तो अपने क्या करेंगे, ये वाली जो इक्वेशन है इसको इक्वेशन नंबर ए दे दो, आप ए इक्वेशन दे दो, कोई भी दे दो, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन इक्वेशन ए विद रिस्पेक्ट टू टी, अपने एक्सेलरेशन निकालना होता है तो अपने क्या करते हैं कि वेलोसिटी वाली इक्वेशन का डिफरेंशिएशन कर देते हैं टी के रिस्पेक्ट, तो डी यू डैश अपॉन डी टी और इज इक्वल टू डी यू अपॉन डी टी और माइनस में डी वी अपॉन डी टी, डी वी अपॉन डी टी, ठीक है। अब एक चीज आप यहाँ पर ये ध्यान रख लो, कई बच्चे ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये यू डैश यू और वी ये क्या चीज है तीनों। यू डैश है जो आपका पार्टिकल है, कोई भी पार्टिकल है, उस पार्टिकल की एस डैश फ्रेम में स्पीड या वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी उसकी एस डैश फ्रेम में। ये है कि जो आपका पार्टिकल है उसकी एस फ्रेम में वेलोसिटी, और ये जो आपका है वी है, ये वी है यहाँ पर एस फ्रेम की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू एस डैश, जो एस फ्रेम है आपका, सॉरी एस डैश फ्रेम की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू एस फ्रेम, यानी एस डैश है जो आपका, वो एस के रिस्पेक्ट कौन सी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वो वाली वेलोसिटी है, ठीक है। ये तीनों वेलोसिटी आपको ध्यान रखनी है, कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि न्यूमेरिकल में काम आएगी आगे। तो देखो ये वाला जो है इसको मैं लिख सकता हूं, क्योंकि ये वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का एक्सेलरेशन, ये भी क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इसको मैं जीरो लिख रहा हूं, जीरो क्यों लिख रहा हूं, ऊपर आपको ये इक्वेशन मैंने बताई थी, ये देखो डी वी अपॉन डी टी यहाँ पर जीरो है, क्योंकि जो v है, v यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है। आप यहाँ ब्रैकेट में लिखना चाहो तो आप लिखोगे, क्योंकि v वेक्टर क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, तो जो अपने डी वी अपॉन डी टी है ये अपने क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, समझ आई बात। तो इस कारण इसको जीरो लिख रहे हैं। तो एक्सेलरेशन की इक्वेशन है वो आपके पास आ रही है ए डैश इज इक्वल टू ए वेक्टर, यानी फर्स्ट फ्रेम में जितना एक्सेलरेशन है उतना ही एक्सेलरेशन आपको सेकंड फ्रेम में दिखेगा। और ये अपने इसका मतलब ये है कि जो अगर मान लो फर्स्ट फ्रेम में एक्सेलरेशन है, ठीक है, एक्सेलरेशन किस में होता है, नॉन इनर्शियल में होता है, इनर्शियल में एक्सेलरेशन जीरो होता है। तो अगर मान लो इनर्शियल है, एक फ्रेम इनर्शियल फ्रेम है आपका, जड़त्वीय निर्देश तंत्र है, तो ए वेक्टर जीरो होगा उसमें, तो ए डैश भी क्या होगा, जीरो। तो इससे अपने को ये पता लग जाएगा कि अगर एक इनर्शियल फ्रेम हो तो दूसरा फ्रेम भी क्या होगा, इनर्शियल होगा, और अगर एक नॉन इनर्शियल है तो दूसरा भी क्या होगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम होगा, समझ आई बात। एक्सेलरेशन आ गया। अब लास्ट आता है फोर्स का ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फोर्स। तो फोर्स किससे आता है, एक्सेलरेशन से, तो इसको इक्वेशन नंबर बी दे दो, ठीक है। तो अपने क्या करते हैं यहां पर इक्वेशन बी को दोनों तरफ m से गुणा करने पर, m से गुणा करने पर मल्टीप्लाइंग इक्वेशन बी बोथ साइड्स बाय m से अपने मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो m a डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, m a आ जाएगा यहाँ पर। तो ये यहाँ पर m a डैश और m a इसको लिख देते हैं अपने f डैश वेक्टर, और इसको लिख देते हैं f वेक्टर। मतलब एक फ्रेम में जितना फोर्स लगता हुआ दिखेगा, दूसरे फ्रेम में भी फोर्स की वैल्यू क्या होगी, उतनी ही होगी, ठीक है। इसको अपने बोल देते हैं गैलीलियन इनवेरियंस ऑफ फोर्स, ठीक है। बल की गैलीलियन निश्चरता, बल की गैलीलियन निश्चरता, मतलब कि एक फ्रेम में जितना फोर्स लगता हुआ दिखेगा, दूसरे फ्रेम में भी क्या होगा, उतना ही फोर्स लगता हुआ अपने को दिखेगा। लेकिन आइंस्टीन वाले में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वहां पर मास चेंज हो जाता है। मास m इज इक्वल टू m0 अपॉन 1 माइनस v स्क्वेयर अपॉन c स्क्वेयर,
इस तरीके से वहां पर इक्वेशन आती है, उससे अपने निकालते होते हैं, तो वो आगे आएगा, कोई बात नहीं, इससे जस्ट आगे ही है, ये सारी चीज़ें आपकी जिज्ञासा शांत हो जाएगी। तो आपको ये देखो इक्वेशंस मैंने करवा दिया। सबसे पहले नंबर पर आपने क्या किया था कि सबसे पहले नंबर पर जो डिस्प्लेसमेंट का, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन निकाली थी, वो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ये वाली आई थी। डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन कौन सी आई थी, ये देखो नीचे जो आपके पास ये वाली इक्वेशन है, ये डिस्प्लेसमेंट की आई थी कि डी डैश और डी क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। अब उससे आगे क्या आया कि जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी में चेंज आया था, u डैश इज इक्वल टू यू माइनस वी। फिर उसके बाद क्या आ गया, एक्सेलरेशन सेम रहता है और फोर्स क्या रहता है, सेम रहता है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस हैं। इससे अपने को ये पता लगता है कि एक फ्रेम में अगर कोई वैल्यू किसी चीज की है तो दूसरे में कितनी होगी। ठीक है, तो अपने ये कह सकते हैं, अब आपको ऐसे कह दें कि एक ऑब्जेक्ट है, एक यानी कोई वस्तु है, उस पर 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 50 न्यूटन का बल लग रहा है। एक फ्रेम है वो स्थिर है, दूसरा फ्रेम 50 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से गति कर रहा है, दूसरा फ्रेम है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो जा रहा है, तो फोर्स कितना दिखेगा उसको। ठीक है, तो दोनों को फोर्स सेम दिखेगा, 50 न्यूटन उसको दिखेगा, 50 न्यूटन उसको दिखेगा। ये अपने को गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन बताता है। समझ आई बात। अब इसके बाद दो टॉपिक और हैं बड़े इसके, एक मोमेंटम का और एक एनर्जी। मोमेंटम और एनर्जी कंजर्वेशन के लॉ अपने को इसमें प्रूव करने हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में अपने करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका गैलीलियन वाला कंप्लीट हो जाएगा, फिर अपने न्यूमेरिकल करेंगे इसके, उसके बाद न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे इसके। मैंने न्यूमेरिकल अब तक इसलिए नहीं करवाया क्योंकि लगभग सारे टॉपिक सेम से ही थे, तो मैंने कहा चलो एक बार टॉपिक करवा के फिर उसके बाद न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। तो आज की वीडियो में बच्चों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो आगे शेयर जरूर करना बच्चों, थैंक यू।